नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो 3 प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था वो देख लेते हैं। तो इसके तहत हमारा पहला प्रश्न था कि बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसकी कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया अभी हाल ही में अश्वमेघ देवी को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि भारत में कहाँ हाल ही में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि किनके द्वारा हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। और यहाँ पर हमने एक जानकारी ये दिया था कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ ही भारत में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हाल ही में संचालित हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। दरअसल हमने आपको बताया था कि भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है और ऐसे में 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा था। तो इस अभियान के समापन के साथ ही अमृत महोत्सव का भी समापन हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। और यहाँ पर जो आप ये सीरीज देख रहे हैं, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आपको बता दूं ये सीरीज आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। मूल रूप से अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस सीरीज को आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। नो डाउट ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी भरपूर हेल्प करेगा। चलिए पहले यहाँ पर आज की इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला के वीडियो से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से उसे भी देखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे हमारा पहला प्रश्न है कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहां से काला तेंदुआ लाया गया है। और यह भी खबरों का विषय है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है इसे लाया गया है असम स्टेट जू से। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि अभी हाल ही में पटना चिड़ियाघर, जिसे कि संजय गांधी जैविक उद्यान के रूप में भी आप लोग जानते हैं, इसकी 50वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। आपको याद होगा इसको भी लेकर हमने विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दिया था। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में सारे चीजों का वर्णन हमने किया है जहां से संबंधित तथ्यों से जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2023 को पटना चिड़ियाघर में काला तेंदुआ लाया गया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसी अवसर पर यहाँ पर पटना चिड़ियाघर में काला तेंदुआ लाया गया। तो इसे लाया गया असम स्टेट जू से। तो यहाँ से लाए गए काले तेंदुए एवं रिनोवेटेड जू कैंटीन का लोकार्पण बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि पटना जू में रिनोवेटेड जू कैंटीन का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया। तो तेज प्रताप यादव के द्वारा, जो कि वर्तमान में बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। जैसे कि अगला पॉइंट है कि हाल ही में पटना चिड़ियाघर ने अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। हालांकि पटना चिड़ियाघर को लेकर विस्तृत तौर पर हमने आपको जानकारी दिया था, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आम जनों के लिए एक चिड़ियाघर के रूप में कब खोला गया। अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि पटना चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई तो आप ध्यान रखेंगे वर्ष 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको ये बता दूं कि इसी वर्ष 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हुई थी। वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अगला पॉइंट है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के रानीगंज में बनेगा। देखिए इसकी जानकारी हमने आपको 2021 में दिया था, लेकिन अभी हाल ही में जो लोकार्पण किया गया यहाँ पर चिड़ियाघर में इसका, तो यहाँ पर भी इस चीज को दोहराया गया बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा कि बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर है ये अररिया जिले के रानीगंज में बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये घोषणा बहुत पहले हुई है लेकिन निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वहीं पर अगले पॉइंट की बात करें तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, इसके बाद कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। ये भी बातें फिर से दोहराई गई। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। हमने कई बार आपको बताया है कि बिहार का दूसरा जो टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है ये बिहार के कैमूर जिले में प्रस्तावित है। यहीं पर इसका निर्माण होगा, जो कि वाल्मीकि नगर के बाद ये दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। और एक अहम जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि कैमूर में जो टाइगर रिजर्व बनेगा ये बिहार का सबसे बड़ा, यानी कि जो अभी जो एक वर्तमान में है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, तो इससे ये बड़ा होगा कैमूर वाला। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में जो हमने एक जानकारी आपको दिया था कि 1 नवंबर 2022 से यहाँ पर
टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है? आपको याद होगा, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1 नवंबर 2022 से यहाँ से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से फिलहाल ध्यान रखें। और यहाँ पे जो हमने अररिया जिले के बारे में आपको जानकारी दिया था, अररिया जिले में एक स्थान है औराई हिंगना, और बिहार सरकार ने यह घोषणा की है कि औराई हिंगना में बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि औराई हिंगना क्यों प्रसिद्ध है। हमने हालांकि जानकारी आपको दिया है कि जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी वो कह सकते हैं जन्म स्थली है औराई हिंगना, और वहीं पर इसका निर्माण किया जाना है। और फणीश्वर नाथ रेणु की एक चर्चित पुस्तक थी, उपन्यास थी, मैला आंचल, जिनके लिए उन्हें विश्व प्रसिद्धि मिली थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में इसको लेकर विस्तार पूर्वक कुछ जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2022 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? FSSAI के द्वारा किसे अभी हाल ही में यानी कि बिहार के किस जिला को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया है? ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो ऐसे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि भागलपुर। स्ट्रीट फूड हब का दर्जा भी दिया गया है भागलपुर को। अब यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर जानकारी दे दूं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा बिहार के स्मार्ट सिटी भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। दरअसल यह दर्जा क्यों दिया गया है, इसके पीछे भी आपको ध्यान रखना कि यह दर्जा साफ सफाई, कचरे का निस्तारण, कुकिंग और नॉन कुकिंग एरिया का निर्धारण, कहाँ पे पकाया जा सकता नहीं पकाया जा सकता, इस प्रकार की जगह का निर्धारण करना, साथ साथ स्ट्रीट लाइट और आसपास की सफाई समेत अन्य मानक पूर्ण करने के आधार पर अभी हाल ही में भागलपुर को यह सम्मान दिया गया है या फिर ये दर्जा दिया गया है स्ट्रीट फूड हब का। अब वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, दरअसल हाल ही में स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा FSSAI के सहयोग से मॉडर्नाइजेशन ऑफ 100 फूड स्ट्रीट नाम से एक योजना की शुरुआत की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसी के तहत अभी हाल ही में ये सम्मान या फिर ये दर्जा दिया गया भागलपुर को। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, आप लोग बताइएगा कितने लोग स्ट्रीट फूड लवर हैं, कितने लोगों को बाहर खाना पसंद है? आप यहाँ पर तस्वीर में जो देख रहे हैं शायद आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा देख के। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी देता हूँ कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। हालांकि हमने आपको कई बार जानकारी दिया है कि बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है ये 9 है, और ये 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको दिया था। ये ट्रिक था पूसा को मुंभा दंपति। ये ट्रिक आप इस प्रकार से याद रखेंगे, पूसा को मुंभा दंपति अर्थात पू से पूर्णिया, यानी कि पूसा शब्द जो आया है पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, फिर उसके बाद मुंभा, मुंह से मुंगेर, भा से भागलपुर, उसके बाद शब्द था दंपति, दो से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। इस तरीके से याद रखिए कि बिना देखे ही आप इस तरह से धड़ल्ले से बोल सके, पूसा को मुंभा दंपति, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। एक दो बार आप रट लेंगे तो हमारे तरह भी आपको इसी तरह से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, दरअसल यहाँ पर जो भागलपुर जिला आप देख रहे हैं, भागलपुर जिला का जो ये हाल में दर्जा मिला है, दरअसल भागलपुर जिला जो है ये बिहार के 9 प्रमंडल अर्थात 9 डिवीजन में से एक प्रमंडल है, और ये बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। दरअसल इसके अंतर्गत भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत महज 2 जिले हैं। ये 2 जिलों में एक तो है भागलपुर और दूसरा है बांका, ठीक है। ये दोनों जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि 29 जुलाई 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन या फिर समागम का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। दरअसल इसका उद्घाटन 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम या फिर सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आपको ध्यान रखना, इसके आयोजन की बात किया जाए तो 29 से 30 जुलाई 2023 अर्थात ये 2 दिवसीय समागम था, जिसका अभी हाल ही में आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसी आयोजन के दौरान या फिर इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM श्री योजना के तहत पहली किस्त जारी की। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस योजना के तहत 14,500 से अधिक PM श्री स्कूल का स्थापना का प्रावधान है। तो इसी के लिए अभी हाल ही में ये पहली किस्त भी इसके लिए जारी किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 भारतीय भाषाओं में 100 पुस्तकों का विमोचन भी किया है।
तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। इस प्रश्न को आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रुचिरा कंबोज, यानी कि विकल्प नंबर बी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता भारत के पास है इस समय, और भारत की तरफ से या फिर उसी के बारे में यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद संभाली है। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये 62वें सामाजिक विकास आयोग की जो अध्यक्षता ये भारत के पास है, और भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में जो अस्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, इन्होंने इस पद की अध्यक्षता संभाली है। तो ये दो चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह है कि विगत 48 साल के बाद यह मौका है जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली थी वर्ष 1975 में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सामाजिक विकास आयोग के यानी संयुक्त राष्ट्र का जो सामाजिक विकास आयोग का जो अध्यक्षता मिला था भारत को, ये पहली बार 1975 में मिला था, 1975 में। अब यहाँ पर जो हमने विकल्प नंबर ए में लिखा है कमला हैरिस, ये वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ये आप ध्यान रखेंगे, भारतीय मूल की है और वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। और हमने एक जानकारी आपको दिया था कि जो वर्तमान में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, बीमार थे और इलाज के लिए कहीं गए हुए थे, तो 1 घंटे 25 मिनट के लिए कमला हैरिस को राष्ट्रपति का पदभार दिया गया था। तो इस प्रकार से देखें, अमेरिका के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति ये कौन है, तो भारतीय मूल की कमला हैरिस। ये चीज यहाँ से ध्यान रखें, हालांकि हमने कई बार आपको बतलाया भी था। अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि ये सीरीज से आपको हेल्प हो रही है या फिर नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसका विस्तार 75 जिलों में किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 75 जिलों की, ये भारत के इतिहास में या फिर भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक जिलों की संख्या है। तो यहाँ से भी एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं प्रश्न को देखकर या फिर विकल्प को देखकर। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, अर्थात उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर इसको लेकर आपको जानकारी विस्तार पूर्वक मैं दे दूं। दरअसल पहला पॉइंट यहाँ पर है कि बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध उत्तर प्रदेश है, और जिसकी शुरुआत वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान की गई थी। और इस योजना के तहत योगी सरकार राज्य के 20 जिलों के 2000 बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, जबकि बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। हालांकि इस योजना को अब विस्तृत तौर पर मतलब पूरे राज्य में फैलाया गया है, और इसी को लेकर अब हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों में इसका विस्तार करने की घोषणा की है, और लगभग 5000 बालिका और बालिकाओं को इससे हेल्प मिलेगा। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना है, 75 जिलों में इसका विस्तार करने को लेकर घोषणा किया गया। अब यहाँ पर वही जानकारी हमने दिया कि मौजूदा समय में सर्वाधिक जिले वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर जिलों की संख्या है 75, जो कि भारत के किसी भी राज्य में इतना जिला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बिहार में कितने जिले हैं वर्तमान समय में। हालांकि हमने आपको कई बार बतलाया है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिखिए कि बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, उसे भी देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है, और इसको लेकर भी विस्तृत तौर पर जो जानकारी बन सकता है एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट, वो सारी बातें हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ अर्थात टाइगर दिवस मनाया गया है। अभी हमने थोड़े समय पहले ही बताया कि 29 जुलाई को ये टाइगर दिवस मनाया जाता है या फिर बाघ दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल बाघों को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है 2023 में इसके निर्धारित थीम क्या है। तो बाघों के साथ एक भविष्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम है। थीम से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पर बाघ दिवस से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनेंगे उन सब चीजों का यहाँ पर हमने जिक्र किया है। तो बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, ये 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से।
ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है बाघ संरक्षण के प्रति जो लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसको आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल 1973। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हमने ये भी आपको बताया था प्रोजेक्ट चीता के बारे में, इसकी शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, जो नामीबिया से चीते मंगाए गए थे। और आपको ध्यान रखना है अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए इन सब बातों को यहाँ पर छोड़ते हैं, और जो जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे थे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो उस समय जब 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय यह परियोजना शुरुआती दौर में असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 9 टाइगर रिजर्व में शुरू की गई थी। शुरुआती तौर पर यह संचालित की गई थी। और जो जानकारी हमने आपको दिया वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बारे में, हालांकि यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सभी की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1973 को ही नहीं हुई थी। यानी कि यहाँ पर इन राज्यों में जो टाइगर रिजर्व है उनकी शुरुआत या फिर स्थापना 1 अप्रैल 1973 को ही नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर शुरुआती चरण में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, आसपास के वर्षों में इसका यहाँ पर कह सकते हैं शुरुआत हुआ था। और एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि इसी दौरान 1978 में, शायद एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 1978 में ही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, 1978 ही शायद इसका डेट होगा। तो ये प्रश्न है कि 27 जुलाई 2023 को भारत और किस देश के बीच 10वीं सैन्य सहयोग की बैठक आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि मलेशिया। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सुधार कर लेंगे, ये सी नहीं बल्कि यहाँ पर बी होगा। तो भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर उप समिति की 10वीं बैठक 27 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित हुई, या फिर यहाँ पर ये संपन्न हुई है। इस दोनों देशों के, यानी कि दोनों देशों के मध्य इससे उन्नत रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत जो हुई थी, या फिर जो इस तरह की जो बैठक की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की यात्रा पर थे। इसी दौरान 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी हाल ही में 10वीं बैठक अभी आयोजित हुई कहाँ पर, तो नई दिल्ली में 27 जुलाई 2023 को भारत और मलेशिया के बीच। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे जो भी छात्र बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, आप टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। खास करके जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जो परीक्षा तिथि है जो प्रस्तावित है वो है 30 सितंबर 2023। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज है, 40 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए, आज के लिए हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, हमारी टीम की तरफ से एक ऑफर है। हालांकि पहले आप लोग जो प्रोमो कोड अप्लाई करते थे BM100 का, लेकिन आज के लिए एक ऑफर है आपके लिए BM299। इस प्रोमो कोड का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ पर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। जो 799 में जो कोर्स आप लोग परचेज करते हैं, ये महज 299 में 12 महीने की अवधि के लिए आप इसे परचेज कर पाएंगे। तो आप लोग इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, इसके माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी का आप बेहतरीन तरीके से आकलन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें आपको सिलेबस आधारित नोट्स मिलेंगे, संपूर्ण बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिल जाएगा। और आपको ध्यान रखना, यही कोर्स अपग्रेड होकर 70वीं बीपीएससी के लिए संचालित होगा। तो अगर अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों जगह आपको काम आ जाएगा। ठीक है, इसी कोर्स में आपका प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट आदि है, जो कि इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज मध्यरात्रि तक 12 बजे आपके लिए उपलब्ध है। और केवल आपको ध्यान रखना 100 छात्रों के लिए उपलब्ध है। 100 छात्र ही इस प्रोमो कोड का, जो प्रोमो कोड हमने आपको बताया BM299, इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल केवल और केवल 100 छात्र ही कर पाएंगे। तो जल्दी से आप लोग से ज्वाइन कर लीजिए, ऑलरेडी हजारों छात्र इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 8वां प्रश्न है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर हाल ही में कौन बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे और इसका जो राइट आंसर होगा ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला है, फिर हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। दरअसल समग्र रूप से देखा जाए, यानी कि ओवरऑल देखा जाए, तो बेंगलुरु इसमें शामिल होने वाला 41वां शहर है। पूरे विश्व की बात करें तो इसका 41वां सदस्य बना है अभी हाल ही में बेंगलुरु, जो कि भारत का एक शहर है, यानी कि जो कर्नाटक की राजधानी है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें, इस फोरम में 6 महाद्वीप के 40 शहर पहले से ही शामिल थे। अभी हाल ही में 41वां सदस्य के रूप में बेंगलुरु इसमें शामिल हुआ है। दरअसल वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की स्थापना की बात करें तो वर्ष 2012 में इसकी स्थापना लंदन के जस्टिन सीमंस द्वारा किया गया था। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर कर्नाटक की हमने चर्चा किया, तो वर्तमान में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं और वे कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि वे 23वें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का स्थान लिए हैं।
दरअसल अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो आयोजित हुआ था, यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है कांग्रेस की। तो इसके परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया 24वें मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। किस मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक शंकरी चंद्रन को हाल ही में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो राइट आंसर होगा श्रीलंकाई मूल के, यानी कि श्रीलंका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि श्रीलंकाई मूल के ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन को उपन्यास चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए 2023 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन मूल रूप से ये श्रीलंका की रहने वाली है, जिनका नाम है शंकरी चंद्रन, जिनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए ये 2023 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि शंकरी चंद्रन का ये तीसरा प्रकाशित उपन्यास है जिसके लिए यह सम्मान उन्हें दिया गया। अब हाल ही में जो भारत में कुछ साहित्यिक पुरस्कार दिए गए हैं जिसका वितरण हुआ है, हालांकि इसको लेकर जानकारी हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये गोवा के दामोदर मोजो को दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार, 32वां व्यास पुरस्कार, 32वां सरस्वती पुरस्कार, ये सारी जानकारी ऑलरेडी यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमने कल भी आपको जानकारी दिया था। आज शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जिनका छूट चुका था। और वहीं पर जो हमने इसके अतिरिक्त, हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, हालांकि इसके अतिरिक्त भारत में और भी कई प्रकार के साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना हुई थी, इन तीनों की सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। विस्तृत तौर पर यहाँ पर जानकारी आपके समक्ष है। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी जानकारी हमने आपको कल ही दिया था, इसलिए हम यहाँ पर इसे आज स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगेन का निर्माण कहाँ पर होगा? तो युगे युगेन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, इसका निर्माण होना है नई दिल्ली में, यानी कि भारत में। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन के दौरान 26 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय अर्थात म्यूजियम युगे युगेन के निर्माण की घोषणा की है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और इसका निर्माण नई दिल्ली में होगा, और जो कि 1.17 लाख वर्ग मीटर में बनने वाला संग्रहालय कई सुविधाओं से लैस होगा। ये चीज यहाँ से ध्यान रखना है। और इस संग्रहालय की बात करें तो इस संग्रहालय में भारत की ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति को संजोया जाएगा, जो कि विश्व स्तर पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। यानी कि भारत की जितनी भी ऐतिहासिक विरासत है, संस्कृति है, वो सभी को यहाँ पर सम्मिलित तौर पर संजोया जाएगा। ठीक है, तो इसका निर्माण जो होगा ये नई दिल्ली में होगा, जिसका नाम दिया गया है युगे युगे। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, समय समय पर हम आपको इस बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 27 जुलाई 2023 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर होगा 17वां स्थापना दिवस। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 27 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में पृथ्वी भवन स्थित मुख्यालय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। और जो जानकारी हमने आपको इस कोर्स के बारे में या फिर टेस्ट सीरीज के बारे में दिया था, आप लोगों को ध्यान रखना है कि BM299 इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप महज 299 रुपये में तमाम चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं 12 महीने के लिए। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 100 ही छात्रों के लिए उपलब्ध है। तो जल्दी से एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अगर डाउनलोड है तो अपडेट कीजिए, उसके बाद आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले आज के वीडियो के प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि 1 से 2 दिन में आप इस वीडियो को चैनल पर देखेंगे, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह होगा, जो कि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्नों का ही संग्रह किया है, जो मूल रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। तकरीबन यहाँ पर हमने 200 वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह किया आपके लिए। वन लाइनर इसलिए क्योंकि हमें एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों को चीजें प्रदान करना है, समय नजदीक है, खास करके बिहार में जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होनी है। तो इस वीडियो को देखकर आप एक प्रकार से रिवीजन कर पाएंगे। और मूल रूप से आपको ध्यान रखना, ये जनवरी टू जुलाई 2023 का प्रश्नों का संग्रह होगा। ठीक है, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के हम प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि किन राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच 295 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? वहीं पर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो किस तिथि को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस अर्थात वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया? तीसरा प्रश्न है कि कौन हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी हमने बताया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।